आज बात करने वाले हैं हम लोग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, इसके जो भी वैदिक जो नाम आता है वो इसका मतलब ही है वेद। और एक ऐसे काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था, वो इतिहासकारों ने ऐसे इसको समझा है कि ये वैदिक काल है। और वैदिक काल क्यों लिखा गया इसको? क्योंकि इसको जानने का, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच इस जो कल्चर विकसित हुआ उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में, तो प्रायद्वीप में, तो वो जो है वैदिक संस्कृत के नाम से विकसित हुई, जिसका वो मात्र एक स्रोत जानकारी का वो वेद। वेदों की रचना और रचनाकार, इन सब के बारे में भी बड़ा मतांतर है। लेकिन वैदिक काल को भी दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। दो पीरियड हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। एक्चुअली क्या है, प्रारंभिक आर्य जब भारत में आए, उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे यहाँ पर उन्होंने रहना प्रारंभ किया, तो वो सब जानकारी ऋग्वेद के प्रारंभिक वैदिक काल से मिलती, जिसको ऋग्वेद का प्रारंभिक काल कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब नष्ट हो गई, और सिंधु सभ्यता के नष्ट हो जाने या नष्ट कर दिए जाने, इन सब के परिणाम स्वरूप एक ग्रामीण सभ्यता विकसित होती है, जिसको कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल मूलतः पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, संस्कृति थी। इसके विपरीत हड़प्पा या सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। दूसरा नंबर, वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई वो एकदम ग्रामीण थी। वैदिक कालीन लोग, ये जो मध्य एशिया, ईरान या फारस की तरफ से आए हुए थे, वो ये कैस्पियन सागर और काला सागर के आसपास के एरिया में रहने वाले लोग, भोजन और सुरक्षा, मेन मुद्दा ये था, भोजन और सुरक्षा की तलाश में, क्योंकि इनके पास जानवर ज़्यादा होते थे, चरवाहे थे ये लोग, तो जानवर ज़्यादा होने के कारण ये लोग अपने जानवरों को और अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में भोजन की तलाश में, चारे की तलाश में बढ़ते रहते थे। तो ये बढ़ते बढ़ते भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भारत में आए, और यहाँ पर इनको रहने का अवसर मिला, और यहाँ से चलती है वैदिक संस्कृति। तो यहाँ पर ये लोग, सबसे पहली बात तो एक अजीब चीज़ जो थी, वो यहाँ का आकर बसने से इनके काल का प्रारंभ होना। क्योंकि वेदों की रचना जो आर्यों ने की है, आर्य, चूँकि ये वैदिक कालीन लोग और वैदिक सभ्यता के लोग अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य का भाषाई दृष्टिकोण से मतलब सिर्फ इतना है कि श्रेष्ठ, द बेस्ट, इतना मतलब है। तो अपने आप को इन्होंने आर्य बोला, और इन्होंने वेदों की रचना की। वेदों में इन्होंने अपने रहन सहन के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपने कामों के बारे में, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। और उस कालक्रम, घटनाक्रम का जिक्र बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि लिखा घटनाएं हैं, लेकिन उनकी जो इवेंट्स का जो टाइम पीरियड है, किस समय कौन सी घटना घटित हुई, ये नहीं है। घटनाएं हैं, घटनाओं को अनुमान के आधार पर उसको समझा गया है। तो मैक्स मुलर ने जैसे बहुत सारी टिप्पणियाँ भी की हैं, इतिहासकार मैक्स मुलर ने, और कई चीज़ें बताई हैं। तो उन्होंने कमेंट भी किया है और इस बात का जिक्र भी किया है। तो उन्होंने वैदिक काल के पीरियड के बारे में पटाक्षेप करते हुए बोला है कि इनकी घटनाएं तो हैं, लेकिन समय निर्धारण नहीं है। तो आर्य, जिनको श्रेष्ठ कहते थे, ये चरवाहे थे, और ये बहुत सारे जानवर पालते थे। यहाँ पर घोड़ा भी लेके आए भारत में, घोड़ा लाने का श्रेय इन्हीं को है। कांसे और तांबे की धातुओं से यहाँ पर आके परिचित हुए, और आगे लौह युग की तरफ बढ़े।
लोहे की धातु से परिचित होकर इन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया। बैल, घोड़ा, बकरी आदि जानवरों को पालते हुए इनका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोगों से टकराव हुआ नहीं हुआ, ये केवल अनुमान लगाया जा सकता है। और ये संभव है कि टकराव हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि सिंधु सभ्यता एकदम से नष्ट हो गई, उसका कोई अवशेष ही नहीं बचा, न लोग बचे होंगे, जबकि इनसे उनका टकराव निश्चित हुआ होगा। लेकिन साक्ष्यों के अभाव में और प्रामाणिकता न होने के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता, असमंजस की स्थिति है। क्योंकि वेदों के बारे में ये कहा गया है कि ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है। अब विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ इसलिए कि इसके पहले भारतीय जो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृत से जो चीज़ मिली उसको तो पढ़ नहीं सके, तो जो पढ़े जा सके वो सर्वप्राचीन यही माने गए। तो अब इनके बारे में, आर्यों के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, आर्य संस्कृत के बारे में जो भी जानकारी मिली है वो वेदों से मिलती है, इसके अलावा कोई दूसरा स्रोत ही नहीं है। तो वैदिक संस्कृति को जानने का एकमात्र स्रोत वेद, और वेद हैं 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसके बाद बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, जैसे महाभारत हुई, रामायण हुई, उपनिषद हुए, ये सब बाद की रचनाएं हैं। तो हम लोग वैदिक संस्कृत के कुछ, जैसे इसका पूर्व वैदिक का काल 1500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह का तब जन्म भी नहीं हुआ था, तो ईसवी संवत का जो प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि आज अंग्रेजी ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है, तो ईसाई मत को मानने से ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रिगोरियन कैलेंडर मान्यता है, और उसी के आधार पर ईसाई मत से काल निर्धारण किया जाता है। तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले का समय, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इनका पूर्व वैदिक काल का पीरियड माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ये 2 चरण हैं जिनसे प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में, ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग वैदिक काल में सबसे बड़ी चीज़ ये भी मिलती है कि इस समय जो इनकी सामाजिक विभाजन था, समाज का जो वर्गीकरण था वो कार्यों के अनुसार था। इस समय इन्होंने जो जिस समूह को जो कार्य दिया था, उस कार्य के आधार पर उसको उस वर्ग में रखा गया था। जैसे ऋग्वेद में साक्ष्य मिलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण ही मिलते हैं। एक चीज़ और मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये कहा गया है कि ये जो 3 वर्ण हैं ये इस प्रकार उत्पन्न हुए हैं कि ब्राह्मण जो है वो विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है, और क्षत्रिय की जो उत्पत्ति हुई है वो उस विराट पुरुष के बाहुओं भुजाओं से हुई है, और जो वैश्य की जो उत्पत्ति हुई है ये पेट से हुई है। तो इस प्रकार जो वैदिक कालीन संस्कृति में मनुष्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया है वो ये है। उनकी क्या मान्यता रही है, क्या नहीं रही है, ये अलग विषय है, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य में ये दर्शाया कि हमारी जो मनुष्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ये है। अब इस चीज़ को आज के युग में, आज के समय में कितना प्रासंगिक है और ये चर्चा का विषय है या नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस समय के लोग जितना समझते थे उतना उन्होंने लिखा। आज इस चीज़ को सत्य मानना ये ऐतिहासिक नहीं है। उस चीज़ को हमें परखना है कि वास्तव में क्या विराट पुरुष से ऐसी उत्पत्ति हो सकती है, या उत्पत्ति का कोई वैज्ञानिक सिद्धांत अब निकल के आया है। तो ये साहित्य है, हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि साहित्य
स्रोत है इतिहास जानने का। साहित्य कभी इतिहास नहीं बनता है। और ये जो वेद है वो इस बात का स्रोत है कि आर्यों के बारे में उस समय के विषय में जानकारी मिलती है, ना कि आर्य ये प्रमाणित करते हैं कि वैज्ञानिक तथ्य वही हैं जो उसमें लिखा है। तो इस बात को हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे। और ख़ास तौर से हमारे जो प्रारंभिक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और इतिहास को समझने वाले लोग हैं, साहित्य को इतिहास के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए और साहित्य की बात को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐतिहासिक घटना प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता को महत्व देती है, जबकि साहित्य में वास्तविकता के अलावा कल्पना भी होती है और वास्तविक घटनाएं भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि साहित्य में वास्तविकताएं नहीं होती हैं, लेकिन पूर्णतः वास्तविक हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो पूर्णतः वास्तविक होती हैं, और अगर वास्तविक नहीं है, कहीं भी संदेह है, तो उसको स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। जैसा कि कहा भी गया है, इतिहास में कहा गया है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, साहित्य इतिहास जानने के स्रोत में तो धार्मिक ग्रंथ भी आते हैं, धार्मिक साहित्य भी आता है और धर्मेतर साहित्य भी आता है, जो धर्म के अलग साहित्य है। तो जो धार्मिक साहित्य है उसमें जैसे रामायण है, महाभारत है, ये टोटली धार्मिक साहित्य है। इसमें हम सत्यता खोजेंगे तो नहीं मिलेगी, सत्य नहीं है। लेकिन उस समय के साहित्य का, उस समय की भाषा शैली का, उस समय के ज्ञान का, उस समय की कल्पना का बहुत अच्छा, शासन व्यवस्था का महाभारत में अच्छा वर्णन मिलता है। रामायण में एक ऐसा साहित्य है जिसमें बहुत अच्छा घटनाओं का और भावों का और कैरेक्टर्स का बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये उतना प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि इतिहास को चाहिए प्रामाणिकता। तो आइए हम पुनः वापस लौटते हैं अपने विषय वैदिक कालीन सभ्यता में। वैदिक कालीन सभ्यता के विषय में तो सप्त सैंधव प्रदेश, जब प्रारंभ में आर्यों का आगमन हुआ तो इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश पर ही अपना मुकाम बनाया था। जैसे सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सरस्वती, ये नदियाँ थीं जहाँ पर आके ये लोग बसे। ब्रह्मावर्त एक शब्द आता है, ये इन लोगों ने ब्रह्मावृत, यानी जिस एरिया में इन्होंने रहना शुरू किया उसको ब्रह्मावर्त कहा। और ब्रह्मावर्त दिल्ली के आसपास का एरिया, आज के समय में अगर देखें तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था वो ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था उस समय वैदिक काल में। तो इन्होंने संस्कृत में या वेदों में ब्रह्मावर्त लिखा। फिर ब्रह्मार्षि माने सप्त सैंधव। हड़प्पा सभ्यता तो उस समय नष्ट हो चुकी थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के बाद आर्यों ने उसको नाम दिया सप्त सैंधव। और सप्त सैंधव चूँकि उस सिंधु एक मुख्य नदी थी और उसकी सहायक नदियाँ अन्य थीं, तो उसमें सिंधु की रावी, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती और ये सब नदियाँ सहायक थीं, तो उसको सप्त सैंधव कहा गया। उसके आसपास रहे। इसके बाद ब्रह्मर्षि कहा गया, दिल्ली के आसपास का जो एरिया था। ब्रह्मावर्त दिल्ली के आसपास का जो एरिया था उसको ब्रह्मावर्त कहा गया। और ब्रह्मर्षि का मतलब गंगा यमुना के बीच का जो मैदानी भाग था, बहुत ही उपजाऊ था, उस भाग को उन्होंने कहा ब्रह्मर्षि। और ब्रह्मर्षि के आर्यावर्त कहा गया। ये जो पहला सप्त सैंधव प्रदेश, ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि, इन तीनों को मिला के आर्यावर्त नाम दिया गया। यानी कि आर्यों का ये संपूर्ण क्षेत्र था जिसमें रहते थे। हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक ये क्षेत्र फैला हुआ था। तो सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश का एरिया, फिर इसके बाद ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि, इन सबको मिलाकर, इन तीनों एरियाज़ को मिलाकर आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त दक्षिणापथ, यानी दक्षिण की ओर भी, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में की ओर जो क्षेत्र था, वहाँ पर जिस समय वैदिक संस्कृति का उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वैदिक संस्कृति का प्रचार हो रहा था, वह आर्य लोग आए
और वहाँ पर उन्होंने अपनी कल्चर, जिसको वो श्रेष्ठ कहते थे, हालांकि ग्रामीणवासी थे, हालांकि चरवाहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बोला। तो चूँकि उस समय वही श्रेष्ठ थे और ऐसी कल्चर जो डेवलप हुई, तो वहाँ पर आर्यों की वैदिक संस्कृति डेवलप हुई। लेकिन दक्षिण भारत अभी भी इन सब चीज़ों से बेखौफ था। वहाँ पर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वहाँ पर पूर्व में जो द्रविड़ियन संस्कृति थी वो चल रही थी। उसके बाद यहाँ आर्य लोगों का जब विस्तार होता है, आपस में इनका टकराव होता है। ऐसा नहीं है कि जो महाभारत और रामायण में जो लड़ाइयाँ दी हुई हैं, जो बातें दी हुई हैं, वो आर्यों के ही हैं, बीच की लड़ाइयाँ हैं। कई बार आर्यों के आपस में झगड़े होते हैं। ये छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, छोटे छोटे कबीले आपस में लड़ते थे और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। सैकड़ों लोग मारे जाते थे। तो इस प्रकार इस सभ्यता का धीरे धीरे विस्तार होता है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। इस वीडियो के बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि आर्यों का आगे विस्तार कैसे होता है। ये वीडियो कैसी लगी, इसमें दी गई जानकारी मेरी कैसी लगी, आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसको सुनें। और मैं चाहता हूँ कि इतिहास की बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सरल माध्यम से जानकारी मिले, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है। धन्यवाद।